हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट में हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीट की थी, ठीक है। और आज हम उसी में आगे मूव करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। प्लांक ने क्या बोला था? प्लांक ने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था और उसने ये बोला था कि कोई भी सोर्स है जहां से एक एनर्जी इमिट हो रही है, तो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। और अगर उस पैकेट को क्या बोला था? प्लांक ने क्वांटा बोला था। इवन अगर वो पैकेट लाइट एनर्जी है, वो पैकेट अगर लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी के पैकेट को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। फिर प्लांक ने फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन निकाला था, जो हमने स्टडी किया था। क्या था? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब कि फोटोन की जो भी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटोन की फ्रीक्वेंसी से। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए उसने कांस्टेंट लगाया था, जिसे क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला तैयार हो गया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है? यहां तक मैंने पढ़ा था। फिर हमने वो देखा था कि एच को हम न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी एक फोटोन की एनर्जी के लिए बोले, तो एक फोटोन की एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? एससी अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। अगर स्टूडेंट वन फोटोन की एनर्जी एससी अपॉन लैम्डा के इक्वल है, तो मुझे बताइए एन नंबर ऑफ, अगर आपके पास फोटोन्स है, एन नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एन एससी अपॉन लैम्डा हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवर किया था और स्टडी किया था। और हमें याद रखना है फॉर्मूला E इज इक्वल टू एनएससी अपॉन लैम्डा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे जरूर, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे मूव करते हैं और आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक अच्छा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। देखिए, टॉपिक है बेटा फोटो डिसोसिएशन। देखिए, नाम में ही पता चल रहा है क्या होगा। यहां पर फोटो डिसोसिएशन होगा, मतलब कि कोई ना कोई डिसोसिएशन होगा, किसी ना किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। किसकी वजह से? फोटो, मतलब कि फोटोन की वजह से, ठीक है। तो फोटो डिसोसिएशन का आप बोलते हो ब्रेकिंग ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। इसका मतलब यह होता है फोटो डिसोसिएशन का, कि यहां पर आप किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हो, किसके थ्रू? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। जब उस केमिकल बॉन्ड पे लाइट एनर्जी का इंसिडेंट करवाओगे, लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी, फोटोन इंसिडेंट होगा, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। उसी फिनोमिनन को क्या बोलते हो आप? फोटो डिसोसिएशन बोलते हो। जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए और बी। ए और बी, इस मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इस बॉन्ड की मैं मान लो कि बॉन्ड की कुछ एनर्जी में मान लेता हूं कि x किलो जूल पर मोल है। बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? x किलो जूल पर मोल। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी बता देता हूं एक बार मैं आपको। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बेटा? जो आपकी बॉन्ड एनर्जी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। एंड बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन बोलो तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ particular टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो भी क्या होती है? उसकी बॉन्ड एनर्जी। मान लीजिए कि इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? x किलो जूल पर मोल है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? हम एक फोटोन का इंसिडेंट करवाएंगे। एक फोटोन जब इंसिडेंट होगा
तो फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ऑब्वियसली बात है। इसका कुछ नहीं कुछ, इसकी आपकी वेवलेंथ होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है इसकी कुछ एनर्जी है एक्स किलो जूल पर मोल, और इसके ऊपर मैं ई एनर्जी का एक फोटोन क्या करवा रहा हूं, इंसिडेंट करवा रहा हूं। तो अगर इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली बात है अगर बॉन्ड एनर्जी एक्स किलो जूल पर मोल है तो मैं इस पर इतनी ही एनर्जी का क्या करूंगा, फोटोन इंसिडेंट कराऊंगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ऑब्वियसली बात है। तो देखो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो देखो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्स किलो जूल। तो 1 मोल को हम क्या बोल सकते हैं, एनए बॉन्ड भी तो बोल सकते हैं। 1 मोल क्या होता है, एनए बॉन्ड ही तो होता है, एवोगेड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। ओके, तो इतनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए एक्स किलो जूल, चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना कि एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, जितनी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो 1 मोल को बोलते हैं हम Na और उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, एक्स किलो जूल चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, यहां से मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि अगर Na बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स किलो जूल एनर्जी चाहिए तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, ऑब्वियसली बात है एक्स अपॉन Na, और ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। क्लियर है, सही है ना। अब देखो सुनना ध्यान से, जितनी बॉन्ड की एनर्जी है उतनी ही एनर्जी का फोटोन क्या करवाएंगे, हम इंसिडेंट करवाएंगे। तो अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसके बराबर एनर्जी चाहिए एक्स किलो जूल पर मोल, ठीक है, मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करने, देखो 1 मोल को 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए एक्स किलो जूल पर मोल। तो 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी, एक्स अपॉन Na किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये वही तो इंसिडेंट होने वाला फोटोन प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैं किसके इक्वल बोल दूं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल। मुझे बताओ अगर मुझे फोटोन की एनर्जी बतानी है, फोटोन की एनर्जी बतानी, बताओ फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा होता है। तो इससे ये डिफाइन होता है यहां से ही कि अगर आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो किसके इक्वल होगी, एक्स अपॉन Na इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा के इक्वल होगी। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, जो भी मेरा इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स अपॉन Na इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो मुझे बताओ अगर आपके पास n नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो तो n नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो तो कितनी चाहिए, एक बॉन्ड के लिए इतनी, तो n के लिए कितनी चाहिए, x अपॉन Na इज इक्वल टू एन एस सी अपॉन लेमड़ा। सही है, एक बॉन्ड के लिए अगर इतनी एनर्जी चाहिए तो n बॉन्ड के लिए एन एस सी अपॉन लेमड़ा चाहिए, हमने पढ़ा ना इज इक्वल टू एन एस सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है चलो, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको कि फोटो डिसोसिएशन क्या होता है, कि यहां पर क्या करते हैं हम लाइट एनर्जी के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। और जो एनर्जी होती है, बॉन्ड की एनर्जी जो होती है उसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड की जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी का हमें क्या कराना पड़ेगा, फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा, जिससे लाइट, इससे बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर नोट लिख लीजिए आप, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 फोटोन कैन ओनली ब्रेक 1 बॉन्ड। एक फोटोन सिर्फ एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आपके पास एक बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो याद रखना एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ एक फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, एक फोटोन से एक बॉन्ड ही ब्रेक हो सकता है। क्लियर है। अच्छा यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कुछ और भी लिख सकता हूं आपके लिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर मैं लिखता हूं आपके। क्लियर नोट, तो देखो मैं कुछ आगे और लिख रहा हूं आपके लिए, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अभी यूज में करेंगे हम, इसे भी यूज में लेंगे हम इसे फॉर्मूले को। देखिए एक और नोट है आपके लिए, नोट लिख लीजिएगा,
द एनर्जी required to break bond, जो भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहां से आएगी? ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम इस पे एक फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो जो एनर्जी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इंसिडेंट होने वाले फोटोन की वजह से आएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड will be supplied from incident photon। ठीक है, जो एनर्जी supplied from energy of incident photon। ओके, तो यहां पर सुनना वापस ध्यान से, यहां पर क्या लिखा मैंने, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कहां से आएगी? तो वो इंसिडेंट होने वाले फोटोन की एनर्जी से आएगी। ठीक है, जो भी फोटोन इंसिडेंट होने वाला है उसकी एनर्जी से क्या होगा? यहां पर ये केमिकल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ये होता है फोटो डिसोसिएशन। इसे नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, आपको और अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। कर लिया नोट? तो देखो अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, देखिए, तो हियर इज योर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द photon of light required to break a Cl-Cl bond if the bond energy of Cl-Cl bond is 1.204 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। एक बार ऐसा कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूं। चलिए कर लिया सॉल्व। तो देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको लैंग्वेज समझनी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि जो भी फोटोन यहां पर इंसिडेंट होने वाला है उस फोटोन की क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सेकंड चीज क्या बोला है? रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ Cl-Cl बॉन्ड, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, मतलब कि सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको। ठीक है ना, यहां पर Cl-Cl बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ओके, तो आपको सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फोटोन यहां पर इंसिडेंट होने वाला है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। और फिर आगे हमें यहां पर बोला है इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज 1.204 किलो जूल पर मोल। तो देखो बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं ये मान लू, इसको मैं ये मानता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है? तो वो रिक्वायरमेंट है 1.204 किलो जूल है। तो 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है 1.204 अपॉन Na किलो जूल पर मोल। सही है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी इंसिडेंट होने वाले फोटोन की वजह से आएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, x अपॉन Na इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्बडा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस फॉर्मूला यूज करके सीखेंगे। तो एनर्जी कितनी है? 1.204
किलो जूल पर मोल अपॉन Na की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें आती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ओके नाउ एन, अब देखो एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, बोला यहां पर अCl सेल बॉन्ड में से एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फोटोन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एक, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू Sc, तो Sc की वैल्यू H की वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या आ जाएगा लेमड़ा। सही है, तो यहां से देखो, यहां पर आप क्या करोगे, यहां से देखो यहां अपॉन में सेकंड है और यहां ऊपर सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, यहां पर क्या गया जूल, यहां पर भी आ गया जूल, जूल से जूल कैंसिल। ओके ये क्या होता है, ये मोल्स होते हैं ना, तो मोल से मोल भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नाउ ओके सॉरी यहां पर ये नहीं है, सॉरी 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 गलत कर दिया मैंने, यहां पर मोल रहने दीजिए भाई आप, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए अब आपका लेमड़ा ऐसे कैलकुलेट कीजिए, तो लेमड़ा क्या हो जाएगा, यहां से आपका लेमड़ा इधर भेज दो, बाकी वैल्यू उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा इंटू और क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन में हो जाएगा 1.204 इंटू किलो का लिख दीजिए 10⁻3। ठीक है तो हो गया, बस इसे अब आपको सॉल्व करना है, ये है न्यूमेरिकल पोर्शन जो काम आपका है, इसे सॉल्व कर दीजिए, यहां पर आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कर सकते हो ना, इजी है न्यूमेरिकल, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए, अगर हमने वैल्यू पुट करना सीख लिया तो हमारे लिए कोई भी न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। अब रहा लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन, तो ये तो आपको इजीली आता है, ठीक है आप कर सकते हो। क्लियर है, चलिए तो ये था फोटो डिसोसिएशन, जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं और किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। और जो इंसिडेंट फोटो ब्रेक सॉरी जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी कहां से सप्लाइड होती है, तो इंसिडेंट होने वाले फोटोन से सप्लाइड होती है, इसलिए फॉर्मूला बनाते हैं ये वाला, ठीक है, एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू एन एस सी अपॉन लेमड़ा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर लिया नोट, चलिए तो आगे मूव करते हैं। आप देखिए चलिए तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं आगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उससे पहले ये समझाने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि देखिए हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल ने लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया था, और उसके बाद जो मैक्सवेल का कंसेप्ट था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन दोनों प्रैक्टिकल्स को एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वहां पर आए थे प्लांक, और प्लांक ने पार्टिकल नेचर के थ्रू, लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू इन दोनों टॉपिक्स को क्या किया था, यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर, इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लाइन तो क्लियर हुई कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। चलिए अब मैं यहां पर देखिए आपके पास एक सेटअप तैयार करता हूं और फिर हम और अच्छे से समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को।
सेटअप तैयार हो गया हमारा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लगा रखी हमने बैटरी, यहां पर दो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये नेगेटिव हो गया, और इसे बोलोगे आप कैथोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसे क्या बोलोगे आप एनोड। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, जब आप किसी मटेरियल के ऊपर, ये मेटल की इलेक्ट्रोड है, जब किसी आप मेटल के इलेक्ट्रोड पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, यहां पर क्या होगा कि जब आप इस मेटल की सरफेस पे किसी ना किसी लाइट को जब इंसिडेंट करवाओगे, लाइट मतलब कि आप एक फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो, तो इस इंसिडेंट होने वाले फोटोन की कुछ एनर्जी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे ई इंसिडेंट। ओके, ई इंसिडेंट, एक लाइट एनर्जी क्या कर रहे हो आप इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो। तो जब किसी मेटल की सरफेस पे एक फोटोन इंसिडेंट होता है तो मेटल में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, किसी बाइंडिंग फोर्स से बाइंड होंगे। तो बाइंडिंग फोर्स को क्या करता है, ये फोटोन अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके क्या करता है, बाइंडिंग फोर्स को ब्रेक करता है, और यहां से क्या करेगा, मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इंसिडेंट लाइट ने मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सर्किट में मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होगी, एक करंट जनरेट होगी। तो बस यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब एक मेटल की सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट करवाई जाती है तो लाइट एनर्जी की हेल्प से इस मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, और जो इजेक्ट आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हो आप फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होती है, उस करंट को क्या बोलते हो आप, फोटो करंट बोलते हो। एंड इस कंप्लीट फिनोमिनन को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? तो बस यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें है, सुनो ध्यान से। सिर्फ हमने क्या सीखा, अभी सीखा हमने कि एक मेटल की सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराओगे तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स से बाइंड होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स, वो जो बॉन्ड है उसे क्या करेगा, ये इंसिडेंट होने वाला फोटोन क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा मेटल सरफेस में से, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर सर्किट में मूव करेगा। मूव करने की वजह से करंट जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलोगे, जो करंट जनरेट हुई उसे फोटो करंट बोलोगे। इन कंप्लीट फिनोमेनन को क्या बोलोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो देखो किसी भी प्रोसेस में आपको क्या चाहिए, ईज चाहिए ना। आप क्या चाहते हो कि इजीली प्रोसेस हो जाए, मतलब कि इजीली प्रोसेस कब होगा, यहां पर जब यहां पर इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यहां पर इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कब होगा, जब यहां पर मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा इजीली, ध्यान रखना कि ये जो मेटल सरफेस होती है ये फोटो सेंसिटिव मेटल्स होती है। क्या होती है ये फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस होती है, मतलब कि फोटो सेंसिटिव मेटल होती है। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी मेटल जो लाइट एनर्जी से तुरंत क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। तो यहां पर देखो, अगर ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा तो तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट जनरेट होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या मिलेगा, ईज मिलेगा। सही है, समझ बात। सबसे पहली बात, ये कौन से मेटल होते हैं, कौन से जो मेटल है जो फोटो सेंसिटिव मेटल कहलाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है आपके पास, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, ये जो एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर देंगे, इनका वैलेंस शेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेंगे। तो सारे जो फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। इनमें भी सबसे बेस्ट कौन है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल हमने स्टडी किया है, कौन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीजेस। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो एक है आपके पास ये लिथियम का न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें इलेक्ट्रॉन। एक बात कहते हैं सीजियम का न्यूक्लियस, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो, और मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी।
तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? वीक होगा। अगर एट्रैक्शन फोर्स वीक है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट आउट करना, यहां से रिमूव करना क्या होगा? इजी हो जाएगा। सही है। तो सबसे अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल मेटल कौन होगा? यहां पर सीजियम होगा। क्लियर है? याद रखना, सीजियम इज द बेस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल। क्लियर है? तो ये तो बात हुई फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर। अब वापस यहां पर आते हैं, ध्यान से सुनते जाना। मैं यहां पर पहले आपके लिए कुछ थ्योरी लिख लेता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, अभी जो हमने प्रोसेस, हमने जो थ्योरी बोली उसे मैं हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। देखिए, द लाइट एनर्जी, द इंसिडेंट लाइट एनर्जी या फिर इस तरह से लिखते हैं, द फोटोन इंसिडेंट on the photon incident on certain metal, when photon incident on certain metal, then जब फोटोन किसी सर्टेन मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगा, ठीक है, इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल, देन इलेक्ट्रॉन विल eject out of the surface of metal. These electrons are called ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे आप? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। सही है। जब किसी सर्टेन मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी, तो यहां से एक मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से रिमूव होगा, और उस रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हो। फिर क्या होता है आगे? फिर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्किट में मूव करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से सर्किट में मूव करता है। जब इस सर्किट में मूव करेगा तो करंट जनरेट होगी। तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नाउ द करंट generate due to motion of electrons in the circuit. The current generated due to motion of electrons in the circuit are called, उस करंट को क्या बोलते हैं आप? फोटो करंट। आर कॉल्ड फोटो करंट। लास्ट पॉइंट, जब फोटो करंट जनरेट हुई तो इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? दिस कंप्लीट फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसकी थ्योरी। चलिए अब देखो सूरज, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा दिमाग लगाना, लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई, ठीक है, एनर्जी जैसे इंसिडेंट हुई यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। हम समझ रहे ना भाई? एक यहां पर इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन क्या था? पहले बाइंड था किसी बाइंडिंग फोर्स से। जैसे इस बाइंडिंग फोर्स के ऊपर मैंने क्या किया? एक लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराई, एक फोटोन इंसिडेंट कराया, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई इसके पास? ये क्या पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी क्या? ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया ना मैंने। ये काइनेटिक एनर्जी आखिर आई कहां से, उसके ऊपर बात करते हैं। इवन इस मेटल की सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी लगी है। वो एनर्जी किसने प्रोवाइड की है? वो एनर्जी प्रोवाइड की है इस फोटोन ने। ठीक है, तो समझते हैं इन चीजों को कि फोटोन ने जो एनर्जी प्रोवाइड की है इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं। फिर इस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
चलिए तो नोट कर लिया आपने। अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझना, यहीं पे वन बाय वन पॉइंट को समझाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। जब यहां पर लाइट एनर्जी जब यहां पर लाइट एनर्जी एक मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो ऑब्वियसली बात है यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है, तो यहां पर कोई ना कोई वर्क हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपका इंसिडेंट होने वाला फोटोन। तो यहां पर जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हो आप वर्क फंक्शन। क्या कहते हो आप? वर्क फंक्शन। या फिर आप इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हो, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हो। ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फंक्शन को आप फाई से डिनोट करते हो। यहां पर क्या होता है कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये इंसिडेंट होने वाला फोटोन प्रोवाइड करता है। तो उसी मिनिमम एनर्जी क्या बोलते हो आप? वर्क फंक्शन बोलते हो। तो लिखो यहां पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject out an electron from metal surface. The energy required to eject out an electron from metal surface, एक metal surface में से एक इलेक्ट्रॉन को eject out करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, are called, अच्छा मिनिमम एनर्जी लिखो, यहां पे लिखो द मिनिमम एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गलत लिख लिया कि द मिनिमम एनर्जी required to eject out an electron from the metal surface are called work function, और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहां पर देखो इस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किसने किया? इस फोटोन ने इजेक्ट आउट किया ना। तो यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हो आप? उसका वर्क फंक्शन बोलते हो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब समझो कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, ऑब्वियसली बात की इसकी कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी। इंसिडेंट लाइट की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, या फिर इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनके टर्म्स में भी यहां पर बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। चलिए क्लियर? देखो एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, एक नोट लिख लेते हैं हम। वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ठीक है, जो वर्क फंक्शन होता है डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे अगर मेरी वॉइस की बात करूं, तो जो मेरी वॉइस है और आपकी वॉइस में देखो, तो मेरी वॉइस एक मेरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरी वॉइस जैसे कि बहुत अच्छी नहीं है, आपकी वॉइस शायद बहुत अच्छी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर सबकी। तो उसी तरह से मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? वर्क फंक्शन। डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं। जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उसके ऊपर बात करते हैं। उससे भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम क्या लिखेंगे। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम, वो रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसे आप न्यू नोट से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से भी डिनोट कर सकते हो। तो देखो
एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम ही तो होगी। तो लिख सकते हो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी द टू रिक्वायर्ड the minimum frequency to required and eject out electron required the minimum frequency to required the required to eject out an electron from the metal surface are called threshold frequency। सही है। इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, बोल सकते हैं ना हमेशा। ठीक है, देखो अब हमने एनर्जी के टर्म में पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ लिया, अब हम वेवलेंथ के टर्म में भी पढ़ लेते हैं। तो मुझे बताओ कि एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा है कि न्यू होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो अगर एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए तो बताओ वेवलेंथ कौन सी चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए। सही है ना। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। हम यहां पर पढ़ रहे थे कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, तो अब आप क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए आप जल्दी से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप लैम्बडा नोट से भी डिनोट कर सकते हो। और यहां पर मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं अब कि द मैक्सिमम wavelength required to eject out an electron from the metal surface are called threshold wavelength। क्लियर है ना। देखो समझ में आ रही है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अभी तक इसकी बात की, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने की। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं आप, उसका वर्क फंक्शन बोलते हो। फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे भी क्या बोलेंगे, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेकिन वेवलेंथ कैसी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ आ जाएगी आपको मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऑब्वियसली याद हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। सही है। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, अब समझो एक और बात। मैंने अभी तक सिर्फ इसको समझाया कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हुआ, मैंने इसको नहीं समझाया कि काइनेटिक एनर्जी कहां से आई। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी आखिर आई तो आई कहां से। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कर लिया नोट। अब देखो को थोड़ा सा हटा देता हूं इससे, यहां से। चलिए, तो देखिए अब नया डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर रहेगी। हमने अभी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है। वर्क फंक्शन क्या है, किस कहां से आ रहा है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्बडा नोट भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे hν नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप वर्क फंक्शन को देखो। वर्क फंक्शन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी कहां से आ रही है, इंसिडेंट लाइट से आ रही है। तो ये जो वर्क फंक्शन है किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल। तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्बडा भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, SC अपॉन लैम्बडा नोट। लैम्बडा नोट क्या हो गया, जो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए वो। ओके, और C अपॉन लैम्बडा क्या, न्यू नोट भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये न्यू नोट क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं।
अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी आखिर आई तो आई कहां से। तब थोड़ा सोचो, ये वापस वो सर्किट है, यहां पर आपके इलेक्ट्रोड्स है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है और इनके ऊपर आपने लाइट एनर्जी इंसिडेंट करवाई, ठीक है, इंसिडेंट करवाई। तो ध्यान से समझना, जब ये लाइट एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हुई, लाइट एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हुई, यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, मूव करने लग गया। तब थोड़ा सोचो कि काइनेटिक एनर्जी आखिर कहां से आनी चाहिए। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये इसके पास पहले तो नहीं थी, बाद में ना जब यहां से निकला तब आई, तो आई कहां से। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी किसको दे रहा ना, वो कौन दे रहा है, इंसिडेंट लाइट ही दे रहा है। इंसिडेंट लाइट क्या करता है, कुछ एनर्जी, इंसिडेंट लाइट जो लाइट है वो क्या करता है, वो कुछ एनर्जी तो यूज करता है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट आउट करने के लिए, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो बच गई वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर लेता है, जिससे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करता है। देखो मान लो कि यहां पर जो वर्क फंक्शन लगने वाला है, वर्क फंक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो मान लीजिए लगने वाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगने वाली है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करेगा, ये फोटोन आएगा और क्या करेगा, यहां पर स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी यूज आ गई, बची कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और इस एनर्जी के हेल्प से क्या करेगा, ये यहां पर मूव करेगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। ये क्या कहता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी दे सकता है, देखो 5 में से 2 यूज आ गई तो 3 तो दे सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हो आप, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हो। समझ में आती है। तो ध्यान से समझो, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, 2 पार्ट में यूज आ रही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंसिडेंट लाइट एनर्जी, द इंसिडेंट लाइट एनर्जी चलो यहां पर इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं, ये लैंग्वेज सही नहीं रहेगी। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस आर is used up into 2 parts। देखो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो 2 पार्ट के अंदर यूज आ रही है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है यहां पर टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन from the eject out an electron from the metal surface in the form of work function। ठीक है, फर्स्ट तो कहां यूज आ रही है, वर्क फंक्शन की फॉर्म में। जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो फर्स्ट यूज आ रही है वर्क फंक्शन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो रहा है। और सेकंड कहां यूज आ रही है, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट बाय द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है ना, समझ में आ रही बात, कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो 2 पार्ट में यूज आ रही है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और दूसरी यूज आ रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है उसे आप यहां पर लिख सकते हो, इंसिडेंट लाइट की जो भी एनर्जी है 2 पार्ट में स्प्लिट हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में मतलब कि फाई, और दूसरी किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की फॉर्म में। सही है, तो यहां से देखो जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है उसके लिए एक इक्वेशन बन गई, ई आई किसके इक्वल हो गया, 5 प्लस
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूला आपके लिए, ध्यान से याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अभी आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल, वहां हम इसको यूज भी करेंगे। तो क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी ना, वो कहां से मिल रही थी? ऑब्वियसली बात है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा ना, वो ही उसे प्रोवाइड कर रहा था। किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो जो इंसिडेंट लाइट का फॉर्मूला है वो अपनी एनर्जी को दो पार्ट में स्प्लिट करता है, एक तो वर्क फंक्शन और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, यहां पर मैं कुछ चेंजेस करता हूं। कैसे? देखो, आपको EI को क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसे h न्यू नोट लिख सकता हूं? एनर्जी किसके इक्वल होती है? h न्यू के इक्वल। तो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी किसके इक्वल हो जाएगी? h न्यू नोट की इक्वल हो जाएगी। अच्छा, वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी तो कुछ अलग होगी, तो इसके लिए तो h न्यू आई लिखो, ठीक है। अब देखो, वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो सकता है? h न्यू नोट के इक्वल होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू h न्यू नोट, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां से ध्यान से देखना, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड कर रही है एक्चुअल में? h न्यू आई माइनस h न्यू नोट। ध्यान से देखो, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है? h न्यू नोट तो क्या, देखो h तो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी। ये क्या है? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिक्स होगी, क्योंकि लाइट एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। मेन चीज कहां है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। हमने बोला था ना पीजे, ये जो वर्क फंक्शन होता है ये क्या होता है? मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए ये एनर्जी अगर फिक्स है, भाई जरूरी थोड़ी ना कि मान लीजिए लिथियम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, सोडियम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो यहां पर अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसका लैम्डा और इसकी न्यू भी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? चेंज होगा ना, सही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक्चुअल में वो डिपेंड कर रही है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बहुत बहुत ध्यान से समझना, जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मान लीजिए कि यहां पर लिथियम की जगह सोडियम का मेटल है, और अब आपको यहां पर जो वर्क फंक्शन लग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? ऑब्वियसली बात है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगी। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? मेटल सरफेस अगर जैसे चेंज हुई तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी भी क्या है? आपको डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो वहां से अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी डिफरेंट होगी तो उसका लैम्डा डिफरेंट होगा, उसका न्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की जगह में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूं, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो ऑब्वियसली बात है जो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां से मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए। ग्राफ क्या है? कुछ इस तरह से ग्राफ है, देखो ध्यान से ग्राफ को। ग्राफ आपको स्टडी करना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ग्राफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो, इसे मैं ले लेता हूं y एक्सिस पे। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा mx माइनस c, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं हम। आई होप आपने शायद मैथ्स में पढ़े हो ग्राफ, तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा कि ग्राफ आके कैसे बनाए जाते हैं। ये रहा आपका y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस पे तो क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। कौन सा वाला? मैक्सिमम वाला, ठीक है। x एक्सिस पे कौन है? देखो x एक्सिस पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? C इंटरसेप्ट होता है। अब C इंटरसेप्ट क्या है आपका? देखो आपका इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इट मींस आपकी जो ग्राफ स्टार्ट होगा उसकी कैसे होगी? वो यहां से नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन तो क्या था? ये वाला कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव, ये वाला होता है नेगेटिव। तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से कुछ, ठीक है, यहां से कुछ स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट को बोलोगे आप माइनस h न्यू नॉट। क्या बोलोगे? माइनस h न्यू नॉट। ये c होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट। यहां पर जो इसकी स्लोप है, स्लोप होता है m। स्लोप किससे बताते हो? m से। और m कितना है बताओ? m की वैल्यू है h के इक्वल। क्लियर है? तो ये है आपका ग्राफ, आपको ये आना चाहिए।
नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर समझ बताना। अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आया है तो मैं ग्राफ के ऊपर अलग से पूरा लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी इस चीज को समझो, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो क्या कर दो पार्ट में स्प्लिट होती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअल में वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करती है, तो वहां से हमने एक ग्राफ यहां पर प्लॉट कर दिया। क्लियर है? चलिए एक बार इसे नोट कीजिए, फिर यहां पर आगे मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि जो भी इंसिडेंट फोटोन रहता है, एक फोटोन सिर्फ एक फोटो इलेक्ट्रॉन को ही वहां पर क्या कर सकता है, इजेक्ट आउट कर सकता है, मतलब कि एक बॉन्ड को ही क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो देखो यहां पर लिखा है फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। सेकेंड चीज, जब मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट होगा तो और इलेक्ट्रॉन वहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता कि जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ तुरंत क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा और वो सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। वहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। तो बस सेकंड पॉइंट वही है हमारा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मेटल सरफेस पे जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन हुआ तुरंत क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। चलो आगे, नॉट ऑल ejected photo electron have kinetic energy equal to maximum kinetic energy. Some photo electrons may have less than the maximum kinetic energy. इसको ध्यान से समझो। मैंने सर्किट में एक बैटरी लगाई थी, वो बैटरी क्यों लगाई थी उसका रीजन समझा देता हूं मैं यहां पर, आगे मैं और समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो उसके बारे में कि जो बैटरी थी ये हमारा सर्किट है, नेगेटिव पॉजिटिव ये आपके इलेक्ट्रोड्स है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, लाइट के इंसिडेंट होने पर जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहां पर बीच में जाके क्या हो गया, रुक गया, मर गया, ठीक है। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सफिशिएंट नहीं थी इस सर्किट में कंप्लीट फ्लो करने के लिए। तब क्या करता है, ये बैटरी क्या करता है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर मूव करता है सर्किट में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी सर्किट में मूव करने के लिए। कभी कभी उसके पास नहीं होती है, तो उस टाइम पे बैटरी यहां पर हेल्प करती है उसकी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसके थ्रू, करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और यहां पर करंट जनरेट होती है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है आपके पास, if the work function of an arbitrary metal is 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे बोला है find its threshold wavelength find its threshold wavelength and the maximum kinetic energy of the electron emitted when radiation of 300 nanometer strike radiation of the of 300 nanometer strike the metal surface। ठीक है, और यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है कि गिवन एससी की वैल्यू गिवन है आपको 1240
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ओके, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये आपको दिया हुआ है। ओके, यहां पर शायद कुछ मिस्टेक की है इन्होंने। एक मिनट रुकिए, शायद यहां पर कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं कि मिस्टेक क्या है। नहीं, सही है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी मेटल। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है किसी मेटल का, कितना दे रखा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सिंपल सी चीज है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, देखो फाई इज इक्वल टू क्या था, एससी अपॉन लेमड़ा नोट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। फाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एससी की वैल्यू हमें गिवन है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमड़ा नोट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहां से आप लेमड़ा नोट कैलकुलेट कर लीजिए, ये समथिंग आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट ऊपर जाएगा, सॉल्व कीजिए इसे, ये कितना आएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर है, एक चीज तो हो गई। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the electron emitted when radiation of 300 nanometer strike the metal surface। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो जब वेवलेंथ कितनी थी इंसिडेंट लाइट की, 300 नैनोमीटर थी। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू, सॉरी, जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होती है बेटा, वो किसके इक्वल होती है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल होती है, होती है। अब मुझे बताओ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या हो गई, एससी अपॉन लेमड़ा इंसिडेंट इज इक्वल टू, फाई क्या होता है, एससी अपॉन लेमड़ा नोट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है, फाई की वैल्यू तो अभी हमने देखो बोल रखी है हमें कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बचा ये, इसको देखो, इसके लिए वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर, तो यहां पर EI देखो, यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं आपको, एससी अपॉन लेमड़ा आई कितना हो जाएगा, 12400 नैनोमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन 300 नैनोमीटर। सॉल्व कर लीजिए सर, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, 0 से 0 गया, 4.13 कुछ आएगा। ठीक है, 4.13 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 4.13। बस यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हियर इज योर आंसर। देखो बहुत सिंपल है ना, क्या क्या हमने, देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो आई होप आपको क्लियर होगा सर, सेकंड वाला पार्ट वापस समझा देता हूं। कैलकुलेट करना था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि EI क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ये कैलकुलेट करना है। 5 हमें गिवन है, EI चाहिए, EI के लिए देखो SC अपॉन लेमड़ा आई फॉर्मूला है, SC की वैल्यू गिवन थी, हमें पता है भाई नैनोमीटर में क्या यूज करनी है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, लेमड़ा गिवन है 300 नैनोमीटर। सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, इसे यहाँ पर पुट किया और सॉल्व कर दिया। क्लियर है ना, ऑब्वियसली बात है। चलो इसे नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और उससे आपको सॉल्व करना है। चलिए सर, तो देखो एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्या है न्यूमेरिकल, रीड कर लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स with half the kinetic energy of the photoelectrons emitted by the radiation of wavelength is 120 नैनोमीटर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा लॉजिक टाइप है, आई होप आप सॉल्व कर लोगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। देखो थोड़ा लेंदी हो चुका है, लेकिन मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली आपको आज समझा दिया है कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहां पर उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।